नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई भयानक गोलीबारी के संबंध में। यहाँ पे आप जानेंगे कि किसने जो है किस लिए गोलियां चलाई थी। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो गोलीबारी हुई थी और उसके जो हीरो थे, हीरो हम इसीलिए कहेंगे उनको क्योंकि उन्होंने 4 गोलियां खाकर भी उस जो हत्यारे है उसको जो है उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उनका नाम है अहमद अल असद। ठीक है, अहमद अल असद की 44 साल उम्र है। 3 साल की उनकी बेटी है, 6 साल की दूसरी बेटी है। और इस वक्त जो है अहमद अल असद पूरी दुनिया के लिए एक हीरो के रूप में पेश किए जा रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि काम भी उन्होंने ऐसा ही किया है। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अहमद कौन है और क्या है इनकी बैकग्राउंड स्टोरी। इसके बाद हम जानेंगे उस घटनाक्रम को जो वो पूरा का पूरा घटित हुआ था। देखिए, अहमद अल असद 19 साल पहले सीरिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। 2006 की बात है। सीरिया सिविल वार यानी गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तब बगदादी से लेकर बाकी तमाम लोग वहां के अहमद अल बसर जो प्रेसिडेंट के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए थे। ठीक है, उस सीरिया के सिविल वार में जो है एक 2015 के बाद तक चलता रहा है, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, लाखों लोग बेघर भी हुए थे और उन लोगों को जो है देश छोड़ के अपना जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर अपने देश में जो है उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, और वहां पे ये भी डर सता रहा था कि कब किधर से किस तरह से गोली आएगी और उनका जो है अंत हो जाएगा। तो बशर अल असद की सरकार में भी अपने ही दुश्मन थे, उधर जो लड़ रहे थे और उनकी तो जो निशाना खा रहे थे, निशाना सदकर जो मर रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक परिवार जो है इदलिब में रहता था। इदलिब में रहने वाला परिवार जो है अहमद अल अहमद का था। सीरिया में जन्मा, सीरिया में पैदा हुआ, सीरिया में पला बढ़ा। यह अहमद सीरिया में बहुत प्यार करता था और 2006 तक मतलब वो पहुंचते पहुंचते अब सीरिया में उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो सोच रहा था कि अगर हम यहाँ पे रहे तो हमारा पूरा का पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वह जो है बड़े ही मन से और दुखी मन से एक कह सकते हैं कि 2006 में अहमद अल अहमद ने सीरिया को छोड़ दिया। अब वो उस देश की तरफ जा रहा था जहाँ उसको शरण दे, पनाह दे। तो कुछ लोगों के साथ वो ऑस्ट्रेलिया की सरहद पर पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया को भी हमदर्दी थी ऐसे लोगों से। ऑस्ट्रेलिया ने अहमद को शरण दी और एक रिफ्यूजी के तौर पर अब अहमद ऑस्ट्रेलिया आ गया। सिडनी शहर को रहने के लिए चुना। रिफ्यूजी का उसका स्टेटस था, वहीं वो रहने लगा और धीरे धीरे वक्त बीता। उसने वहीं सिडनी में एक फल की दुकान खोल ली और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसकी उम्र एक बार इस वक्त 3 साल की है और एक 6 साल की। बाद में ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दे दी और अब वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बन गया है। इसी सिडनी में रहता, फल की दुकान चलाता, अपने परिवार को पालता। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी। और संडे को उसकी कज़न ने कहा कि चलो जो हम बॉडी घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गया है, संडे दुकान भी बंद रहती है। तो फिर अहमद ने कहा कि चलो यह दोनों बॉडी बीच पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ शाम के वक्त जो दोनों काफ़ी पी रहे थे तो 2 शूटर बाप बेटे जो है, आपको पता होगा कि साजिद और अकरम, ये ठीक है, 2 बाप बेटे साजिद अकरम और उसका बेटा नवेद अकरम, ये दोनों, एक बाप की उम्र जो लगभग 50 साल रही होगी और बेटे की उम्र जो है 24 साल रही होगी। वो अपनी सिल्वर कलर की जो गाड़ी होती है उसमें आते हैं और 6 बंदूकों के साथ इसी फिट ब्रिज में निहत्थे लोगों को जो है निशाना बनाते हैं। इसमें से ज़्यादा लोग जो है यहूदी समुदाय के होते हैं, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाने आए थे, यानी रोशनी का त्यौहार। और उसका पहला ही दिन था, क्योंकि आपको पता होगा कि क्रिसमस आने वाला है। तो क्रिसमस को लेकर जो है यहूदी समुदाय में और जो भी जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनमें काफ़ी उत्साह होता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो उसमें जो है अहमद की जो है बहादुरी से जान बची। और वो कैसे बची, तो आइए हम जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। तो उस वक्त अहमद अल असद अपना कॉफ़ी पी रहे थे बच्चों के साथ, तभी गोलियों चलने की आवाज़ आती है, तड़तड़ाहट। और उनके जिस कार के पास वो बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, वहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर वो हमलावर जो हैं, जहाँ निहत्थे लोग बैठे थे, जहाँ एक फेस्टिवल मना रहे थे, वहाँ पे वो गोलियाँ चला रहे थे। अब उसके सामने एक रास्ता था, या तो वह कार की ओट में छुपे हुए बैठा रहता या फिर उनसे जाकर जो है उनसे मुठभेड़ करता। और जैसा कि आमतौर पर लोगों को पता है कि जो भी परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार को देखते हुए ऐसा रास्ता बिल्कुल नहीं चुनते हैं जहाँ पे उनकी मतलब जान जा सके। तो यहाँ पे भी वो कार के पीछे छुपा रहता है और जब देखता है कि निहत्थे लोगों पे वो जो है दोनों गोलियां बरसा रहे हैं और उन्हें रोकना चाहिए, तो उसने क्या किया कि अपनी जान पे खेलकर वह कार की ओट से निकलता है दबे पांव धीरे से, और देखता है कि अगर मैं
तेज़ी से दौड़ के अगर जाता हूँ धीरे-धीरे छुपते हुए, तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ। तो वो वहाँ से निकलता है और अचानक से उनके पास जाके तेज़ रफ़्तार से जाकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और जब तक वो पकड़ता है तब तक वो मुड़ जाता है। बंदूक का रुख इससे पहले कि उसकी तरफ होता तब तक वो बंदूक जो है छीन चुका होता है और छीन के और जब वो गिरता है तो उस पे जो है 2 फायरिंग करता है जो उसके पैरों पे लगती है, ठीक है? अब जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो वो जो गिरता है वो चिल्लाता है, शायद अपने वो बाप को चिल्ला रहा था जो दूसरा शूटर उधर गोली चला रहा था और वह जो चिल्लाता है तो वो जो है इधर की तरफ मुड़ता है और इसको भी गोली दनादन 4 गोलियां चलाता है, जो कि अहमद को जो है 4 गोलियां कंधे के पास से कुछ लगती हैं और कुछ निकल जाती हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो गिर जाता है लेकिन तब तक जो है इसके बाद सिडनी की जो पुलिस होती है वो न्यू साउथ वेल्स वो पहुंचती है और फिर उसी फुट ब्रिज पर बेटा जो है जो पहले से घायल होकर गिर पड़ चुका है और उसके बाद जो बाप जो लगातार गोलियां चला रहा था उस पे जो है गोलियों से मतलब उसको मारती है और उसके बाद से उन दोनों फुट ब्रिज पे गिर पड़ते हैं और इसके बाद से 15 बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है और 15 मासूम लोगों की मौत हो जाती है। यानी आप मिलके कह सकते हैं कि 30 लोगों की इन्होंने हत्या कर दी थी जो बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर नहीं था और 35 लोग घायल हो चुके थे। जिस शख्स ने इस 5 कदम के फासले को नापने का काम किया उसका नाम था अहमद अल असद, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। उनकी 3 साल की बेटी, जैसा हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जैसा कि उनको गोली लग चुकी थी तो अहमद अल असद को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद उनसे मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हीरो हैं और वो एक रियल लाइफ हीरो हैं। अगर अल अहमद असद ने जो है उनकी बंदूक ना छीनी होती तो मरने वालों की संख्या और भी बढ़ती जाती, लेकिन 4 गोली खाकर उन्होंने जान जोखिम में डालकर उसने बहुत लोगों की जान बचा ली। तो आप कह सकते हैं कि अहमद अल असद वही आदमी है जो सीरिया वार में जो है एक तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वहां पर रिफ्यूजी की तरह रहते हुए उसने सिडनी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उसको मिली और ऑस्ट्रेलिया देश को उसने अपना देश समझा। अहमद मुस्लिम नाम हो सकता है, वो दो जो आतंकवादी जो जान देने पे आमादा थे वो भी मुस्लिम थे, लेकिन इस मुस्लिम होते हुए भी इसने सबसे पहले एक सच्चे नागरिक का काम किया और उसने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को बताया मैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जागरूक नागरिक हूं और ऑस्ट्रेलिया की क्षति हमारी क्षति है। तो सोचिए तीसरा मुस्लिम होते हुए भी, इन सब के होते हुए भी वो शूटर को दबोच लेता है और यहूदियों की जान बचाने की कोशिश करता है। तो ये 2 पहलू हैं जो किसी को भी वायलेंस या हिंसा का टेरर अटैक के लिए अहमद की कहानी, तो ये 2 पहलू हैं किसी भी ऐसे वायलेंस या हिंसा या फिर इस तरह के आकर या टेरर अटैक के। तो एक पक्ष अच्छा है और एक पक्ष बुरा। अब आपको बताते हैं कि अहमद की कहानी तो आपने सुन ली, अब बारी है उस साजिद और अकरम इन दोनों की कहानी सुनने का। उन दोनों ने जो ये जघन्य अपराध किया वो क्या करते थे। तो देखिए न्यू साउथ वेल्स की जो है टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन या उससे भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी दी गई कि 13 दिसंबर की शाम को बाप और बेटे साजिद और उनका बेटा जो है इस बीच 40 किलोमीटर दूर थे। उस इलाके का नाम था बोरिनिक इलाके में ये दोनों रहते हैं घर पे। एक इनकी ऑस्ट्रेलियन जो वाइफ थी साजिद की, वेनेरा, और नवीद की माँ। तो सैटरडे को 13 सितंबर को इन्होंने घर में कहा कि वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं। अपनी सिल्वर कलर की गाड़ी निकाली और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है जहाँ पर ये आपका अपराध हुआ था, ठीक है। लेकिन वह फिशिंग के लिए कहीं नहीं जाते हैं और बड़ी बीच पे गए। वहाँ से निकलने के बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है, वहाँ पे जाके ये होटल में रुकते हैं और उसी होटल में के बाहर अपनी कार को पार्क कर देते हैं। कैमिसी इलाका है वे जहाँ पर उन्होंने एक होटल को चुना, Airbnb। आजकल आपको लोगों को पता होगा कि वो वहाँ पर रुके और पूरी रात वहीं गुजारी। इसके बाद 14 दिसंबर की शाम को वो उसी होटल के बॉडी बीच के लिए रवाना होते हैं जहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ जाकर उसी फुट ब्रिज के पास उसने अपनी सिल्वर कलर की कार को पार्क करते हैं और उस ब्रिज पे चढ़ते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं ताबड़तोड़। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है न्यू साउथ वेल्स का, उसके एक अफसर ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से बातचीत में बताया कि दोनों बाप बेटे सिर्फ 1 महीना पहले फिलीपींस से मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से सिडनी एयरपोर्ट पे ये लोग 1 नवंबर को निकले और फिलीपींस पहुंचे। फिलीपींस जाने के बाद उन्होंने पूरे 27 दिन तक ट्रेनिंग ली। इसके बाद 28 नवंबर को ये वापस सिडनी आते हैं। वापस आने के बाद अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं, इंतजार करते हैं 14 दिसंबर का, क्योंकि उन्हें पता था कि 14 दिसंबर को जो है यहूदियों का फेस्टिवल होता है ऑफ लाइट और इस दिन से शुरू होता है
उनका फेस्टिवल। इससे पहले कि इसी जगह पे आर्थर पार्कर में बॉडी बीच पर ये लोग शाम को इकट्ठा होते, तो 8 दिनों तक इन्हें पता था कि इसकी तैयारी के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गए थे। फिर लौट कर आते हैं और 14 दिसंबर को जो है संडे का जो इंतजार करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, और 16 जो अब तक एक की मौत हो गई है, एक बेकसूर जो है 16 बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं। इन लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली थी। जांच में यह भी पता चला कि बाप बेटे दोनों ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक स्टेट बगदादी वाली उसके नेटवर्क के मेंबर थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने नवेद के बारे में पूरी छानबीन की, पर उन्हें तब कोई प्रूफ नहीं मिला था। लेकिन आज पता चला कि नहीं, वो इस्लामिक नेटवर्क का मेंबर भी थे, और यही उनका एक मौलाना थे जिसने ब्रेन वॉश किया था। उसका नवीद का नाम का उसका हद्दाद था, और हद्दाद ने अपने वकील के जरिए एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इससे उसका जो शूट आउट हुआ है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन बाप बेटों की कहानी यह है कि ये लोग 98 में साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया गया था स्टूडेंट वीज़ा पर, वहाँ वेरेना मिली और उसने उससे शादी की, और 2001 में नवेद पैदा हुआ और यहीं से वो सिडनी में रहते हैं और फल का ही कारोबार करते थे। लेकिन सिडनी शहर में थोड़ा 40 किलोमीटर दूर जगह है वानगा, वहाँ पे ये काम मतलब उनका घर है। अब शुरुआत में खबर आई कि साजिद ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आया, तो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला, तो वहाँ के होम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर बर्क। उनके हवाले से मीडिया में ये खबर रिपोर्ट आती है कि साजिद जो है वो पाकिस्तानी, और ये एक तरह से आपका नया खुलासा है कि 1 नवंबर को फिलिस्तीन गया था और फिलिस्तीन में 27 दिन की ट्रेनिंग ली। तो इस तरह से आप समझ सकते थे कि पाकिस्तान का रहने वाला ये जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया में वहाँ ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी करता है और वहाँ की एक तरह से नागरिकता लेता है। लेकिन उसके इरादे जो हैं वही खतरनाक वाले होते हैं, और वही खतरनाक इरादे अपने बेटे में भी भरता है। तो एक तरह से बाप बेटे जब फिलीपींस गए तो 1 नवंबर को सिडनी में तो उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर पर 2 अलग अलग पासपोर्ट दिखाए थे। ठीक है, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ नवेद जो है, और माँ वेरेना ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, और उससे साजिद की अकरम तो वो पैदा नहीं हुआ था उसी हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पैदा हुआ तो उसको तो ऑस्ट्रेलियन नागरिकता मिल गई, वो तो बाय बर्थ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गया। इसलिए नावेद के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था, लेकिन साजिद अकरम जो ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप नहीं मिली थी, उसका सिर्फ यह था कि उसने ऑस्ट्रेलिया महिला से शादी की है, तो वो एक पार्टनर वीज़ा पे रेजिडेंस वीज़ा था, परमानेंट वीज़ा नहीं था, और आप नागरिकता मतलब आपको मिल जाए। इसलिए फिलीपींस के इंटीग्रेशन ब्यूरो ने बताया कि जब ये दोनों आए तो 1 नवंबर को साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था और बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन। अब यहां से कहानी शुरू होती कि इंडियन पासपोर्ट था तो फिर वो इंडिया में कहां कैसे, तो फिर बात आगे पता चलती है कि साजिद अकरम असल में इंडिया के तेलंगाना का रहने वाला था, और तेलंगाना के हैदराबाद में ही वो रहता था, और हैदराबाद से ही वो 98 में ऑस्ट्रेलिया गया था और स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ पे उसने पढ़ाई की, फिर शादी की ऑस्ट्रेलियन लेडी से, फिर वो वहीं रहने लगा। लास्ट टाइम आखिरी में 2022 में साजिद अकरम हैदराबाद आया था इंडिया में, और उसका ये आखिरी दौरा था। 3 साल पहले तो हैदराबाद आया, फिर वापस लौट गया। अब जैसे ये खबर फिलीपींस के इमिग्रेशन ब्यूरो को मिलती है तो ऑस्ट्रेलियाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे पहुँचती है, और तेलंगाना पुलिस ने भी टटोलना शुरू किया कि साजिद अकरम कौन है और उसकी कुंडली क्या है। जब खंगाला गया तो पता चलता है कि साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने एक स्टेटमेंट में दिया कि यह मीडिया को, और कहा गया उन्होंने ये पूरी कुंडली खंगाली है कि तेलंगाना में साजिद अकरम के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। 98 से लेकर अब तक 22 में आया, उसके बाद चला गया, लेकिन यहाँ उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन उससे यह साबित हो कि साजिद अकरम जिसने 16 बेगुजूर लोगों की जान ली थी अपने बेटे के साथ मिलकर, वो इंडिया के हैदराबाद का रहने वाला था। अब इस बारे में बहुत सारी इनपुट निकल के आ रही है, और ये भी पुख्ता तौर पे खबर निकल रही कि इंडियन एयरपोर्ट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, पासपोर्ट गुमराह करने के लिए तो नहीं किया गया। अब तेलंगाना पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि कोई ऐसा उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि वो इंडियन था। सोचिए कितने अफसोस की बात है कि इस वक्त न्यू साउथ वेल्स पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है और उनके नेटवर्क जहां कहां किससे हैं उनकी जानकारी हासिल कर रही है, और इस तरह के इस्लामिक नेटवर्क जुड़े हुए हैं। इस्लामिक स्टेट नेटवर्क और उनके बारे में दोनों बाप बेटे किन किन कॉन्टेक्ट में थे हाल के वक्त में, इधर फिलीपींस में भी, और फिलीपींस असल में एक तरह का हॉटस्पॉट बन गया है तो इस्लामिक टेरर के नाम पर, तो वहाँ से भी इनपुट लिए जा रहे हैं। बाकी इनमें जो भी जानकारी होगी वह आपको धीरे धीरे सामने आ ही जाएगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये इस खबर से संबंधित समुचित जानकारी थी। फिर भी आगे जैसे भी इनपुट मिलता है, जैसे खबरें मिलती हैं, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊं। तो यह थी हमारी तरफ से एक नई क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।